नमस्कार। आप सबको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी लोक भारती प्रकाशन से 4 नए कथाकारों के पहले कहानी संग्रह लेकर के आए हैं और अभी हम उन संग्रहों के बारे में छोटी सी बातचीत करने के लिए यहाँ पर ये 4 संग्रह हैं। जादू, एक हंसी एक हीरोइन, ये रविंद्र दालोरी का संग्रह है। ऑस्ट्रेलिया, ये सविता पाठक का कहानी संग्रह है। लोहे का बक्सा और बंदूक, ये विशेष प्रियदर्शी का कहानी संग्रह है और इलाहाबाद में इसके कथाकार हैं शेष नाथ पांडे। ये लोक भारती के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि हमने बहुत दिनों बाद इस तरह का काम किया है, जो है कि एक एकदम नए कथाकारों को लेकर के जो है हम आपके बीच में आए हैं और इस उम्मीद और तैयारी के साथ में आए हैं जो है कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जो यहाँ से शुरू हम कर रहे हैं जो है हम अपने समकालीन लेखकों को, एकदम नए से नए लेखकों को बशर्ते की जो है अगर उनकी रचनाएं हमें पसंद आती है तो उनको लेकर के किताब की शक्ल में लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। यहाँ 4 संग्रह हैं, सबके बारे में अभी बहुत आप अलग अलग क्या बताऊं से ये विशेष प्रियदर्शी का संग्रह है लोहे का बक्सा और बंदूक। इसमें कुल 6 कहानियां हैं और एक जो सत्ता की क्रूरता है, उसका विध्वंस है, उसका एक जो सहज प्रतिरोध हो सकता है, जो उसका कहीं ठीक है जिसमें कोई ठीक है हो सकता है कोई आंदोलन ना दिखे, कोई नारेबाजी ना दिखे, लेकिन जितना सहज और तीखा प्रतिरोध मुमकिन हो सकता है वो इन कहानियों में मौजूद है। इन कहानियों की एक और खासियत यह है कि जो ज्यादातर कहानियों के जो मुख्य चरित्र हैं वे आदिवासी जीवन से आते हैं, आदिवासी पृष्ठभूमि की कहानियां हैं और सब एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। आप उनको पढ़ेंगे तब इनका जादू महसूस करेंगे और देखेंगे। दूसरा संग्रह है जादू, एक हंसी एक हीरोइन। ये नाम में ही जादू है हमारे संग्रह के, लेकिन ये कहने की बात नहीं कि इनकी जो कहानियां हैं रविंद्र दालोरी की, ये जैसे कि एक कोई कस्बे का जो जीवन है और उसने जो धीमी गति से जो चलती हुई तमाम चीजें हैं उसमें बहुत सारा जो एक मैक्सिमम चरित्र के अधिकतम जो है युवा चरित्र हैं और उन युवाओं का जो भी जिस तरीके से जो उनका जो निर्माण हो रहा है, उनका उनके भीतर के जो सपने हैं, उनकी फैंटेसियां हैं, उनकी जो रुचियां हैं और उनका किस तरीके से जो है, क्योंकि उनके विकसित होने के उनकी बहुत सारी चीजों के जो है उनकी समाज में स्थितियां मौजूद नहीं है, जो है उनका विध्वंस भी बहुत बार इन कहानियों में देखते हैं। लेकिन अपनी उपस्थिति में, अपनी भाषा में ये कहानियां बहुत जादुई हैं जो है उनको पढ़ करके ये जादू जाना जा सकता है। हिंदी में खासतौर पर नई पीढ़ी में ऐसे कथाकार कम मिलेंगे जिनके गद्य को पढ़ते हुए इस तरह से जादू को महसूस किया जा सके। ये इलाहाबाद भी शेषनाथ पांडे का संग्रह है। जैसा कि नाम में शामिल है, इसकी कहानियों के जो है कई कहानियों के लोकल में इलाहाबाद शामिल है और इलाहाबाद हम सब जानते हैं अब जो है हमारे सरकारी हुक्मरानों के आदेश से प्रयागराज हो गया है, तो ये प्रयागराज नहीं इलाहाबाद है और उसकी कहानियां हैं। तो इस इलाहाबाद में जो बाहर से आए हुए या वहीं के एक युवा है जो एक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है जो है, तो उसमें तरह तरह के जो एक तनाव है, जो प्रेम को लेकर के तनाव है जो है और कई जो तनाव चलते हैं, उन तनावों को ये इस कहानियों के चरित्र लगातार फेस कर रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं और कई बार खत्म हो रहे हैं, कई बार जो है वो पलायन कर रहे हैं, कई बार निकल करके आगे जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि जैसे जो इसके चरित्र अक्सर जो है वो कहीं न कहीं जो है जो थोड़े से एक जिसको कह सकते हैं कि प्रेम की तलाश में है जो है, वो दूसरा इसका द्वंद यही है जो है कि जो भी समाज है, जैसा भी समाज है, उसमें प्रेम जो है बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है जो है। प्रेम की राह में बहुत सारे पहरे हैं, बहुत सारे संस्कृति रक्षक हैं, बहुत सारे हमारे समाज की जो हमारे घरों की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो जो उस चाह प्रेम करने और पाने की जो चाह है उसके बीच के जो तनाव है, द्वंद है और उसमें जो जिस उम्र की कहानियां हैं, बेरोजगारी है, तमाम तरह की जो माताओं पिताओं की आकांक्षाएं हैं, खुद से अपने से तमाम की गई आकांक्षाएं हैं जो है, जिनका की जो है जैसे कि हम इन कहानियों के युवा टकरा रहे हैं और उनकी एक बहुत सुंदर और बेमिसाल कहानियां हैं।
ये हमारा 4 में से एक चौथा संग्रह है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया सरिता पाठक का कहानी संग्रह है। हिस्टेरिया की खूबी ये है कि बाकी 3 संग्रहों से ये अलग है, सिर्फ इसलिए नहीं जो है कि एक स्त्री लेखिका द्वारा लिखा गया है, इसलिए भी जो है कि एक तो ये है कि इसकी कहानियां जो है अपने आकार प्रकार में छोटी कहानियां हैं, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के छोटी छोटी कहानियां हैं, तो छोटे छोटे क्षणों को, छोटी छोटी स्मृतियों को जो है, छोटे छोटे सपनों को जो है, या उनके ध्वंस को पकड़ने वाली कहानियां हैं। और उनकी जो सबसे खास बात है ये कि जो अवध का, पूर्वांचल का जो एक मिला जुला लोक बनता है, उसमें जो स्त्रियों का जीवन है, उनके जो सपने हैं और उनका विध्वंस है, जो कि हमारा समाज, हमारे घरों के लोग बार बार करते रहते हैं, जो है जाने या अनजाने, उस विध्वंस के बीच अपने बचे होने की जो है कहानियां या अपने बचे होने की स्मृतियां जो है वो कहती है। ये कहानियां जो है कि एक सबसे मैं उल्लेखनीय संग्रह के रूप में ये कह रहा हूं जो है कि ये जो चीज है, जो एक स्त्री ईश्वर है, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसके सपने हैं और उनका दबा हुआ जो है मतलब रूप भी है, जो स्त्रीजा के रूप में है, यहाँ पर जो है उनका विध्वंस भी है, उन सबको लेकर के वे सामने आई है इस संग्रह में। तो ये चारों संग्रह, इनका बहुत कम शब्दों में मैंने परिचय आपको संक्षिप्त सा दिया और मैं यहाँ पर अपने वक्ता के रूप में, पहले वक्ता के रूप में प्रखर कवि, जाने माने कवि बसंत सकरगाय को बुला रहा हूँ कि वे आए और अपनी बातचीत रखें। बसंत सकरगाय जी। सबसे पहले तो राजकमल आभार की इस उत्सव का उन्होंने हिस्सा बनाया और बहुत धन्यवाद आपको। पहले मैं बात करता हूँ इलाहाबाद घी। इलाहाबाद घी के बाद खलक लगा हुआ है, जिसमें बोधक चिन्ह भी है, ये संबोधन भी कर रहा है। तो इलाहाबाद घी यदि है तो इस अर्थ में मैं इसको देख रहा हूँ, हालांकि 11 अवर्स में मुझे दोनों किताबें दी गई और मैं वो ठहरा हुआ पाठक हूँ, उसके बावजूद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक सुदृढ़ परंपरा हमारे यहाँ इलाहाबाद एक उर्वरक जमीन रही है, जिसमें कि बड़े बड़े रचनाकार भी है, भारती जी, ज्ञान रंजन जी, उसके बाद मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, ममता कालिया और नंद जी का एक क्षेत्र भी रहा है, परमेश्वर भी रही है, शेखर जोशी है और उस पीढ़ी को संभाल रहे हैं मनोज पांडे। कई बार ये कहानी को लेकर बड़ा एक वो होता है कि कहानियाँ कैसी हो, क्या हो। फिलहाल इस समय में जो है कहानी और कविताएं कई लोगों का कहना है कि काफी हद तक निराश भी कर रही है। उसकी वजह ये भी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कविता है, कहानी है या कि वो समाचार है। उसके शब्दों को लेकर इस तरह की चीजें उभर कर आती है। गोटी का कहानी है पाठक, एक पाठक, तो उसमें लिखते हैं कि मानवीय व्यवहार में निहित उद्देश्यों और इरादों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम यह जानते हो ना। और आगे चलकर कहते हैं कि एक सवाल के बाद हम यह पाते हैं कि लेकिन क्या तुम जीवन में इतने गहरे बैठे हो कि उसे दूसरों के सामने खोल कर रख सको? क्या तुम जानते हो कि समय की मांग क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की जानकारी है? और क्या तुम अपने शब्दों को उस आदमी में नई जान फूंक सकते हो जिसे जीवन की निष्ठा ने भ्रष्ट और निराश कर दिया? तो कहानी का उत्तरदायित्व को लेकर, जो इस तरह की बातें आती हैं, और फिर हम देखते हैं कि जैसे अपने मायानंद जी को नोबेल मिला था, तो उनका भी ये था कि उनके पास क्या था, एक लेखक को अपना एक एकांत चाहिए होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा वातावरण संसाधन हो। वो लिखते हैं कि मेरे पास केवल एक नीला आसमान था, सफेद घास थी, टिड्डे थे, छोटे जानवर गाय थी, जिनसे मैं संवाद किया करता था। कई बार ये देखने में आया है कहानी को लेकर, बल्कि मेरे को मानना यह है कि उतावले पर की तेज आंच में चीजें अक्सर जल जाती हैं अथवा उबल कर बह जाती हैं, चूल्हा भी खराब हो जाता है, लेकिन संयम की धीमी आंच में पकी हुई चीजें
नष्ट नहीं होती, स्वादिष्ट भी होती है। इन दोनों संघों पर तो सरिता जी के संगठन और इलाहाबाद भी जो है उसको लेकर मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि फौरी तौर पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ इन दोनों किताबों के ऊपर। ये भी सही है कि हर बड़ी कहानी में कहीं न कहीं एक कविता भी होती है ना। कविता के अंदर धारा विद्वान होती है। जैसे हम विश्व की किसी भी भाषा की कोई भी कविता देख लें, उसमें कोई ना कोई एक कहानी जरूर होती है। तो गौरतलब यह भी है कि कथाकार यथार्थ को हूबहू पेश कर रहा है या यथार्थ को उलट पलट कर एक ऐसा यथार्थ रच रहा है। कथा और कथाकार के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित हो रहा है अथवा नहीं। कहीं वो इतना दुरूह और इतना जटिल तो नहीं कि भाष्य और आभास से पाठकों को अतिरिक्त मुठभेड़ करना पड़े। तो इस अर्थ में ये जो मैंने दोनों कहानी संग्रह देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफी मुकम्मल है और पाठकों से सहज संवाद करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। देखिए, जैसे इलाहाबाद भी कहानी का मैं अंश पढ़ रहा हूँ। हमारे बीच जी लेना एक ऐसे वाक्य की तरह आता जिससे लगता कि कहीं कोई अनजानी सी आवाज कह रही हो कि समय और जिंदगी का हिसाब होता है और उस हिसाब को हल कर लेना जाना ही जी लेना है। क्यों सुशील, तुमने तो बहुत शानदार कहानी लिखी है, उसे थोड़ी फिल्मी भी कर दोगे तो कमाल की बन जाएगी। अब देखिए, जैसा कि अभी मनोज भाई ने कहा कि प्रेम का जो एक अंतर्बंध चलता है, उसी में आगे चलकर आप ये देखिएगा कि जो अंतर्बंध है उसमें कितना बड़ा फलसफा हमारे सामने उभर कर आता है। मैं शिशिर को इस समझ से प्रेम करती थी, अरे यार, कोई शिशिर से प्रेम नहीं करेगा तो क्या करेगा। मेरा प्यार भी ऐसा रंग चढ़ा कि आग, हवा और पानी तीनों को अपनी अपनी जगहों से निकलना पड़ा। वे आकाश पाताल के जर्रे जर्रे की तफ्शीश कर आए और आखिर में उन्हें संगम पर दुनिया की एक मीटिंग बनाना पड़ा कि संगम पर सरस्वती के अलावा एक और धारा जो दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि कथाकार अपनी जद्दोजहद को या हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं, खाना बना है, उनको कहाँ कैसे कैसे बिंदु पर ले जाता है। और इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी पर भी घर की मैं 3-4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। यादें मेरी पढ़ाई को खा रही थी, फिर भी मुझे उनमें डूबे रहना अच्छा लगता। जब इंटर में जैसे तैसे पास हुआ तब पता चला कि अच्छा लगने और न लगने से परे एक जिंदगी होती है जिसका दाव कभी खाली नहीं जाता। तो ये कुछ इसके बारे में था, वो काफी ये है। बहरहाल इसके बारे में प्रियदर्श सोलंकी ने लिखा है कि हिंदी कहानी का समकालीन परिदृश्य विविधताओं से भरा हुआ है और मुझे भरोसा है कि शेषनाग पांडे की ये कहानियां पाठकों को आकर्षित करेगी और यही मेरी शुभकामना इस किताब के लिए है। और अब मैं चूंकि 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ सविता की जो शीर्षक कहानी है इसके अलावा ईश्वर आए दलिंदर है। इस कहानी में भी आप देखिएगा कि गरीबी और अंधविश्वास किस तरह से आते हैं और वो जो जद्दोजहद, वो जो संघर्ष है। जैसे इसमें एक जगह इसकी शुरुआत में ही लिखते हैं, उस दिन जब माई ईश्वर आए दलिंदर जाए कहकर सूप पीट रही थी तो दलिंदर रुक गया था, भागा नहीं। वैसे सोना को पता था कि वह क्यों भागा। अम्मा ने सबकी तरह घूरे पर सूप तोड़ा है, वह बस सूप बजाकर वही रखा थी। उन्होंने सूप भी धीरे धीरे बजाया था कि कहीं टूट न जाए। अगले दिन वह मुंह भुंसाए उसको उठा लाई। 100 रुपए का सूप मिलता है, कौन तोड़ता है। अब आप देखिएगा कि एक तरफ तो गरीबी है, संघर्ष, और एक तरफ तो एक अंधविश्वास है जिसका पालन करना है कि जिससे ये हमारा जो दरिद्र है वो निकल सके।
लेकिन वहां पर ये भी 100 रुपए का सूट हम ठीक है भूले पर उसको झड़ाया है, एक क्या कहते हैं टोटका टाइप का जो है वो उन्होंने कर दिया। लेकिन आप फिर इसके बाद अगली कहानी में आप आएंगे, इसी कहानी का एक और हिस्सा है। माई बड़बड़ा रही थी उगरा भात पितरन के, मुड़ी बचिया बामन के, अरे मने खाना देख कर भेजता है, लेकिन मने कोई न बड़ मने हो गए हैं सब है। तो ये आप ये देखिएगा कि इसका यहाँ पर एक कहीं निराकरण भी अपने अंदर आदमी उसका निराकरण भी खोजता है। निराकरण इस अर्थ में खोजता है कि वो अपने लिए ही खुद एक रास्ता बनाता है कि भाई किस तरह से इस चीजों को टाला जा सके। और फिर इसी कहानी में फिर एक जगह है कि वैसे माई के पास सोना के सवालों का जवाब नहीं था, वह ज्यादा से ज्यादा यही सोच पाती थी कि आदमी और दिखाए यानी मेहनत करे तो जिंदगी बेहतर होती है। लेकिन दिल्ली बंबई गए लोग जब घर शहर वापस जाते समय कर्जा काट के जाते हैं तो उनको कुछ समझना आता। तो ये एक छोटा छोटा सा वो है। और इस तरह कहानी वो है, इसमें प्रतिस्मृति जैसे माई वैसे ही दिया। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि एक रिश्ते को लेकर कि संपत्ति का भी बंटवारा होता है और बहन जिस तरह से अपना हक मांगती है, और वहां पर एक ये भी होता है कि भाई का ये कहना है कि हमने तुम बेटा तुम्हारे लिए किया और अब तुम अपना हिस्सा भी मांगने आई हो। तो इसमें आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत जो रखा है ध्यान से करके आता कि शांति को कई वर्ष पहले एक कांटा अंगूठे में चुभ गया था। कांटा चस का कस उसके अंगूठे में अभी भी है, लेकिन हर साल 6 महीने पर करने लगता है, चुभने लगता है। यह चुभन इतनी तीखी इतनी अलग होती है कि जी करता है उसको नोच कर निकाल दें, लेकिन वह भी नहीं हो सकता। अब देखिए कि रिश्ते कैसी चीज होते हैं कि आप उसका आपको चुभते भी हैं और आप उसको निकाल भी नहीं सकते। और फिर देखिए कितनी बड़ी तकलीफ की बात आती है इसी विमर्श को लेकर थोड़ी बात है कि जो मैं जानती कि लड़की पैदा होगी तो मिर्च फाँक लेती, उसकी हाथ से लड़की मर जाती, कम से कम वह पैदा होकर चुपती तो न रहती। मतलब आप ये देखिएगा कि लड़कियों को लेकर एक माँ खुद जो स्त्री है और वो माँ जानती कि जो लड़की है वो भी आगे चलकर स्त्री होगी, मतलब अपना उसका ये परिवार होगा, समाज होगा, फिर आगे चलकर वही जद्दोजहद होगी। तो स्त्री को लेकर स्त्री के प्रति जो है किस तरह की पाबंदियां हमको देखने को मिलती है। इस तरह बेसरा कोई नहीं है, उसकी कहानी का भी बहुत अच्छा वो है। देखिए कि इसमें है कि कभी कभी गुस्सा कर चिड़चिड़ाहट का रूप ले लेता है। यह चिड़चिड़ाहट इतनी मारक होती है कि वह अपने आसपास सब कुछ सुलझा देती, माथे की शिकन छूत की बीमारी की तरह होती है। यह बीमारी पूरे घर में फैली थी। तो ये इस तरह के बहुत अच्छे इसके कहानी के अंदर जो है मैंने थोड़ी बहुत देखा है, तो वहां पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस तरह के जो हिस्ट्री की जो शीर्षक आई है उसमें जो बहुत अच्छी वही बात लिखी है, समय बहता पानी है, ठहरता ही नहीं, हर कटका द्रुत जल सब बहा ले जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाए, या तो वह उसे तोड़ देगा या ठीक बगल से उसे बता के उधर निकल देगा। पत्थर कितना भी अड़ा रहे उसका रूप रंग तो बदलेगा ही, जल की कितनी लहरें बिजली सब अपनी भीति उस पर खींची जाएगी। पूरी धरती पर बिखरे तमाम आकार प्रकार के पत्थरों को इन्हीं खगोलने को गढ़ा है। तो ये देखिएगा कि ये एक पत्थर के माध्यम से और उसके बदलाव के माध्यम से और समय कैसे उसके जल के रूप में समय कैसे उसके आगे से निकल जाता है, लेकिन जो जल है या समय की जो धारा है उस पत्थर के ऊपर अपने निशाना छोड़ के चली जाती है। ममता कालिया जी ने बहुत अच्छी इस पर उनका उपलब्ध है पीछे। ये कहानियां अपने लिए जरूरी रसायन स्मृतियों से जुटाती हैं। ये पाठकों की स्मृतियों
का हिस्सा बनकर उन्हें दोबारा इस दुनिया में ले जाती हैं, उस दुनिया में ले जाती हैं जिस पर तब उनका ध्यान जाना शायद इस तरह से संभव न हो सका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय यदि कुछ होता तो उसको बहुत अच्छे से वो बात कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बसंती। समय की कमी की वजह से उनको संग्राम थोड़ी देर से दे पाए थे, तो 2 ही संग्राम पढ़ पाए हैं। हम इसके बाद वैसा समय आप सबका न लेते हुए और ये प्रख्यात युवा आलोचक अरुणेश शुक्ल को यहाँ पर बुला रहे हैं। अरुणेश चारों से लोगों पर अपनी बातचीत रखेंगे। अरुणेश शुक्ल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बसंत भाई का एक चिंतित वक्तव्य सुना। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय प्रशासन को पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन का सामने इन चारों रचनाकारों को पहले बहुत बधाई। उनका एक पहला संग्रह आया और उसको हम लोग पत्रिकाओं में उसको पढ़ते ही रहे। संग्रह के रूप में देख के खुशी हो रही है, मैं उसको अपनी बधाई जैसे करता हूँ। कहानी का परिसर जैसा है और पिछले कुछ समय से कविताएं जिस बड़ी मात्रा में आ रही हैं उसमें कहानियों की जो स्थिति है उस स्थिति से हम सब अवगत हैं। और ऐसे में इन संग्रहों का आना एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण का आना है। और जो चारों रचनाकार हैं सब अपनी अपनी तरह के अलग रचनाकार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ एक पैटर्न की कहानी इसमें 2 रचनाकार हैं। सबका अपना एक अलग जोनर है, सबकी अपनी अलग भाषा है, सबकी अपनी अलग शैली। सविता पाठक का संग्रह है स्टीरिया। सविता पाठक की कहानियां दरअसल मनोज पांडे मंच पर बैठे हुए हैं, अवध से हैं। अवध का भूगोल, अवध का जीवन, अवध की प्रकृति उनके यहाँ दिखती है। अवध की शब्दावली भी खासकर अवधी भाषा का ठाट वो कई कथाकारों में भी दिखता है, जैसे अखिलेश भैया के यहाँ या अवध से और जो लोग लिख रहे चुनौती को आप पढ़िए। लेकिन सविता पाठक इस मायने में भी अनूठी है कि अवधी का होली का पूरा वाक्य वो लेकर के आती है। मतलब मुझे पता है कि अवध के किसी रचनाकार ने जितना मेरी पढ़ाई में है इस ढंग से अवधी बोली का यूज नहीं किया है, इसका प्रयोग नहीं किया है। जिस तरह से गद्य में सविता ने इस्तेमाल किया है और जिस तरह से लोग गीतों को लेकर के वो आई हैं, तो तमाम कहानियों में उनके लोकगीत हैं। खास करके जैसे आप ईश्वरा में इधर जाए स्टीरिया या वो अड़हुल के फूल, इस तरह की जो उनकी कहानियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मुमताज ने ठीक लिखा है कि स्मृतियों से वो अपना जीवन का निर्धारण करती हैं, लेकिन उन स्मृतियों में स्त्री का जो एक पारंपरिक डिपिक्शन था, जो चित्रण था, उसमें से वो करती क्या है कि एक सचेत स्त्री का पाठ तैयार करती है। इसीलिए आप हिस्टीरिया कहानी, हिस्टीरिया जो कि मेडिकल टर्म में एक बीमारी के तौर पर है, बीमारी के मतलब कोई चीज की तरह उसको लिया जाता है, ऐसी काउंसलिंग होती है और गाँव में माना जाता है कि जैसे कहीं लगाए तो सुनाई देगी, कीर्तन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ लोग 4 लोग वहाँ घुमाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, लोग उनको देवी मानने लगते हैं, कुछ फूल माला चढ़ाते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं उसको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा है कि शिक्षा का स्टीरिया फैलना, ये एक रचनाकार के रूप में उनकी ताकत है कि आप किसी चीज को उठाते हैं तो उसको अपनी समकालीनता से इस तरह से जोड़ पा रहे हैं या अपने समय की चेतना से कैसे उसको तो उसका विस्तार करते हैं। दूसरी बात यह है कि अवध की जो कहावतें हैं, जो महक है अवध की बोली बानी, जैसे ईश्वर में इधर जाए पूरा मैं कर देता हूँ, वन बैठ फुलौरी खाएं, ले आवे धीरे जाए। तो ये जो है कि दरिद्र भगाना उन्होंने लिखा है कि सूख पीटा,
बेसिकली पीटा था, सुकेला जाता है, वो गोल होता है, सूप थोड़ा दूसरे ढंग का बादाम हो सकता है, उनके आप सूप पीटा ज्यादा हो जो जौनपुर की है। लेकिन उसमें तो उन्होंने दिखाया है कि एक स्त्री को परंपरा भी निभाना है, साथ में उसके साथ उसका एक पारिवारिक जो सांसारिक दुख है कि हाँ 100 रुपए का सूप मिलता है, अगर वो टूट गया तो कहां से आएगा, उस गरीबी को आप महसूस कीजिए उस कहानी में, तब समझ में आता है कि स्त्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि उसको शायद रिचुअल्स भी फॉलो करने हैं और घर भी देखना है, इसलिए वो इस तरह रास्ता निकालती है। और उसी कहानी में यह है कि पंडित जी को बताया जाता है मतलब जो है दरवाजे पर दूध वाला पेड़ नहीं होना चाहिए, और गांव मतलब दरवाजे के दाईं तरफ तो कुआं होना ही नहीं चाहिए, वो कुआं काटा जाता है और अंत में वो पेड़ कटवा दिया जाता है, कटहल का पेड़ होता है जिसमें इतने कटहल होते हैं कि गांव जवान को बांटा जाता है। उसमें उसकी माँ जो है वो गालियां देती है कि मुझे जब खाते थे पंडित को तो बड़ा पसंद आता था, अब समझ में आ रहा है कि वो अशुभ है। तो जैसा कि स्त्री की आवाज नहीं सुनी जाती, वो काटा जाता है। लेकिन एक बड़ी खासियत सत्ता पाठक की ये भी है कहानियों में कि उनके यहाँ प्रकृति बहुत भरपूर मात्रा में, वो इस तरह रचनाकार नहीं है कि इसको पता ही ना हो कि सामने कौन सा पेड़ है। वो कहते हैं ना कि बिना परिचय के प्रेम कैसे, तो उनका अपने आसपास प्रकृति से परिचय है, इसीलिए उनकी कहानी में उनके एक वाक्य आता है कि शहर में प्रकृति और मनुष्य साथ साथ नहीं रहे। और उसमें एक बच्चा किस तरह से एक बुजुर्ग को उसका लगाव होता है, बड़ी प्यारी कहानी है। तो छोटी छोटी कहानियां लिखती हैं, इवन की एक थोड़ा लंबी भी है जिसे भाई उसे किया अवध में इस तरह की बात सोचना, और तो उन्होंने लिखा है कि एक बहन अपने ऊपर हिस्सा मांग रही है। अभी अमूमन ये बहुत फेमिलियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मांगती है तो क्या होता है, उसके अपनी ही बहनें उसको क्या कहती है कि कहेंगे लोग इसके घर में हंसता नहीं है, क्या वो चीजें नहीं है, क्या आप इस तरह से क्यों कर रही हैं, इस तरह की चीजें जो उन्होंने रची है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये चीज हिंदी में उपासना के पास है, और कहानी में जो है लेकर के आते हैं कि स्त्री का पब्लिक स्फेयर क्या है, गांव की स्त्रियों का जो पब्लिक स्फेयर है कि वो मान लिया बाहर सोच के लिए जा रही है, क्या बातचीत करती हैं, उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं, उसके पॉलिटिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके निहितार्थ क्या होते हैं, इस तरह की चीजें जो लेकर के आती है विश्वसनीय तरीके से, वो उनके उनमें जो एक संभावना कहानीकार के तौर पर छिपी हुई है, जिसका हम लोग संख्या में देख रहे हैं, वो एक बेहतर बात है हिंदी कहानी के लिए, शुभ संकेत है। इसके अलावा दूसरा जो संग्रह है शेषनाथ पांडे का इलाहाबाद ही, दरअसल इलाहाबाद ही हो है वो कि आप उसे पढ़िए तो समझ में आता है कि कहानियों का लोकेशन जो इलाहाबाद है, उस इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद की जो मूल पहचान है गंगा यानी संगम, हाई कोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहां रहने वाले हजारों छात्र जिनसे कि इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था भी चलती है और जीवन की तमाम चीजें वहां निर्धारित होती है। पहली कहानी सरस्वती घाट, इलाहाबाद में रहने वाले लड़के जानते हैं कि सरस्वती घाट की क्या स्थिति है, क्यों वो बहुत फेमस है। वो कहानी ये बताती है, बहुत आराम से इसको कहें, वो जोड़ देते हैं आज के समकालीन राजनीति से कि किस तरह से किसी भी क्रूर समय में, हिंसक होते जा रहे समय में सबसे ज्यादा मुश्किल कोई चीज होती है तो वो होता है प्रेम करना। सबसे ज्यादा प्रेम पर ही बंधन लगाई जाती है, उसको ही सबसे ज्यादा बाधित किया जाता है। और दूसरी बात ये भी कि कहानी की ताकत यही है कि वो इस तरह की स्थितियों का प्रतिरोध करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं तानाशाह या कोई भी सत्ता वो कहानियों से डरती है। उसके बारे में अगर कहानियां फैलने लगे, किससे फैलने लगे, किसी के बारे में, वो उससे होने वाले नुकसान से डरती है। इसीलिए कहानीकार ये जोखिम उठाता है कि हाँ नाम बदल दिया गया, सीधे लिखते अब तो नाम बदल दिया गया, यानी हमारे समय की समकालीनता की कहानी है और किस तरह से किस किस ढंग से संगठन बनाए जा रहे हैं, किस ढंग से मतलब संस्कृति की रक्षा के नाम पे क्या किया जा रहा है। एक बड़ी सुंदर कहानी है उसमें चादर। एक वकील है जो अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है, जेब में पैसे नहीं है, माल में जाता है और कई सारी चीजें लेना चाहता है उसमें।
लेकिन कोई चीज खरीद नहीं पाता, क्योंकि और वो उसको वापस भी करता है, वापस करने के साथ जो तर्क देता है, हमको एक चादर लेना चाहता है। यानी हमारे समय में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, गरीबी की क्या स्थिति है, और किस तरह से उसने हमारे जीवन के नितांत निजी वैयक्तिक क्षणों को, हमारे रिश्तों को प्रभावित किया है। आज के युवा कहानीकारों की नजर इस पूरे फिनोमेना पर है। मैं शेषनाथ पांडे को बधाई देता हूं कि उनके पास इस तरह की कहानियां हैं, ये अच्छी कहानियां हैं, और उनका संग्रह पढ़ा जाना चाहिए। खरीद के आप किताबें पढ़िए। और मिथिलेश प्रियदर्शी का संग्रह है लोहे का बक्सा और बंदूक। ये कहानी तब लिखी गई थी, मुझे लगता है 2007-8 का कोई समय रहा होगा। वर्धा में पढ़ते थे वो, आजकल के लोग जिस रहे हैं। मिथिलेश प्रियदर्शी की जो शीर्षक कहानी, मतलब पहली कहानी है उसमें, ये हत्या का कोई शीर्षक नहीं होगा। मतलब ऐसी कहानी है जो बहुत आराम से, मतलब इसको क्या कहें, बहुत ठंडे लहजे में आज के समय में बदल रहे कि युवाओं का वर्चुअल दुनिया में क्या रोल है, और किस तरह से संस्कृति के नाम पर देश के दुनिया भर के जो ठेकेदार थे वो क्या बन के खड़े हो गए हैं। उन्हें एक आम आदमी किस तरह से उसको आप हत्यारा साबित करते हैं, इधर आप हत्यारा बना ही देते हैं। नौकरियां जा रही हैं, उसके लिए भी आपके पास तर्क है कि वो क्यों जा रही है। उसमें सत्ता का कोई दोष नहीं है, उसमें व्यवस्था का कोई दोष नहीं है, कंपनियों की अपनी अलग चीजें। उनके पास एक और बहुत अच्छी कहानी है जिसमें कि एक मर्डर होता है पुजारी, ठीक है, उसमें एक उसका मर्डर कर दिया जाता है, और उस मर्डर के पीछे की जो वजह है वो दिखाती है कि राजनीति, व्यापार, धर्म, इन सब का गठजोड़ किस तरह से हमारे समय को प्रभावित कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चारों संग्रह में देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो चीज आहत हो रही है वो है प्रेम। चाहे प्रेम मतलब जिस अर्थ में हम लोग प्रेम समझते हैं रिश्तेदारों के संदर्भ में, यानी उस चीज को एक दूसरे के मतलब इंटरेस्ट के आधार पर ही जोड़ा जा रहा है कि हाँ आप व्यापारी को कुछ ना कहिए क्योंकि उनके वोट वाले साथ में बहुत भला करते हैं पार्टी का, धर्म के नाम पर कुछ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। इस तरह से यानी कि एक बृहत्तर परिदृश्य पर रचनाकारों की नजर है। रविंद्र आरोही का संग्रह है एक हंसी, जादू, एक हंसी एक हीरोइन। उनके एक कहानी में वाक्य है कि कहानी में तोते का जन्म हुआ, और इस तरह से तोते ने पहली कहानी कही। जैसे ही बात जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि इस बात को सुना जाए और वो श्लोक याद किया जाए जिससे रामायण की उत्पत्ति मानी जाती है। इस पर वागीश्वरी ने बड़ी अच्छी बात कही कि माता क्रोध पक्षी के उदन से रामायण पैदा होता है। इस तरह से अनिवार्यता हर रचना अपने मूल में स्त्री विमर्श, और यह कारण नहीं है कि आपको इन चारों से स्त्रियों का जो दुख दिखाई देगा, संता पाठक हो या मिथिलेश प्रियदर्शी के यहाँ कहती है कि जब खाना अगली बार दादी ने क्या किया था तब जान पाओगे। वो ये बताता है कि हाँ साहित्य अपने मूल में एक तो मनुष्येतर प्राणी का भी उसके केंद्र में रहा है, क्योंकि वो मनुष्य तो मनुष्य का कुछ समझ लेता है, इसीलिए वो क्रोध पक्षी के वध के बाद जो है साहित्य पैदा होता है, यानी मनुष्येतर प्राणी का भी उसके केंद्र में है। और दूसरी बात यह है कि अनिवार्यता इसकी विमर्श है। इसलिए आप जब पढ़ते हैं रविंद्र आरोही को, तो रविंद्र आरोही के पास सुंदर चित्र है, उनके पास चित्र बनाने की बहुत अद्भुत कला है, और भाषा का जैसा वो बर्ताव करते हैं कि मान लिया एक जा रही थी, वो गोली थी, उसके आगे एक सोना टूटते हुए चल रहा था, उसके बगल में जो चल रहा था वो थोड़ा सौदे किस्म का वर्ग था। इस तरह से जो चित्र बनाते हैं, और आप देखिए कि मतलब पूरा चित्र जब वो पूरा करते हैं तो आपको लगेगा कि दर्शक उसी चित्रात्मकता में छोटे छोटे डिटेल्स में, छोटे छोटे वाक्यों में ही कहानी आगे बढ़ती रहती है। घड़ी को उनको पढ़ने का आनंद उनके चित्रों में, जैसे आप कहें कि वो जो शब्द चित्र करते हैं, आपको रविंद्र आरोही को पढ़ने का आनंद उसमें मिलेगा।
ऐसा नहीं कि आप अंत तक पहुंचिए कहानी के तब। रविंद्र आरोही को पढ़ने का आनंद उनकी प्रक्रिया में ही। रविंद्र आरोही हमारे समय में इसलिए महत्वपूर्ण कथाकार है और मैं उनको बधाई देता हूँ कि समय कम है तो इसलिए मैं सबको चारों लेखकों को बधाई देता हूँ कि वो इसी तरह से रुकते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोनेश। और हम अपने चारों युवा कथाकारों पर हो रही बातचीत को भी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये सब यहाँ समाप्त हो रहा है। अब आप थोड़ी देर में अगला सत्र